नमस्कार दोस्तों। दुनिया ये सोच रही है कि जंग खत्म हो जाए, ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच जो युद्ध चल रहा है वो समाप्त हो। दुनिया के ऊपर जो मुसीबत आने पड़ी है और दुनिया भर में जो ऊर्जा का संकट लगातार गहराता बढ़ता चला जा रहा है, उससे निजात मिले, मुक्ति मिले। लेकिन क्या मुक्ति मिलेगी? यह जो तीनों लोग हैं, मैं खामनेई की तस्वीर इसलिए लगा रखा हूं क्योंकि खामनेई ही वहां के सबसे बड़े नेता रहे और पहली रात जिस दिन 28 फरवरी को हमला हुआ था, उस दिन खामनेई को इजराइल ने, अमेरिका ने मार दिया था। इसके बाद इनके बेटे मुस्तफा खामनेई हैं जो ईरान के नेता कहे जाते हैं, लेकिन मुस्तफा खामनेई को किसी ने देखा नहीं, कोई वीडियो नहीं आया, कोई ऑडियो नहीं आया। उनके बारे में तरह तरह की बातें चलती रहती हैं। कहा यह जाता है कि वो बुरी तरह से घायल हैं, यह भी है कि वो रशिया चले गए हैं या फिर कहीं ऐसी जगह हैं जहां उनको एक सेफ जोन में रखा गया है। अब इजराइल और अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू, इन दोनों के तेवर ईरान को लेकर के वही हैं कि ईरान घुटनों के बल आ जाए, मेरी बात मान ले। लेकिन ईरान है जो मानने को तैयार नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह युद्ध अभी रुकता हुआ नहीं दिख रहा है, आसार इसके नज़र नहीं आ रहे हैं। और अगर युद्ध लंबा खिंचता है तो दुनिया के ऊपर जो संकट गहराएगा, मंडराएगा और हम आप जिस मुसीबत से और भी जकड़ते चले जाएंगे, वो कैसी होगी, आज हम आपको यही बताएंगे। इसलिए बारी बारी से अब हम खबरों पर आते हैं जो जंग के मैदान से अलग अलग चैनलों और अलग अलग जरियों से आ रही हैं। सबसे पहले मैं आपको ये अल जजीरा की खबर है, और अल जजीरा खबर ये कह रही है कि एज द वॉर ऑन ईरान एंटर्स डे 32, यूएस एंड इजरायली एयर स्ट्राइक्स कंटिन्यू अक्रॉस ईरान with powerful explosions reported in तेहरान एंड इसफहान। ये जो दो शहर हैं, तेहरान जो राजधानी है, इसफहान जो न्यूक्लियर बेस माना जाता है, जहां परमाणु बम बनाने की तैयारी ईरान कर रहा है, जैसे फोर्द है, इसफहान है, तो इस तरह के शहरों में से एक इसफहान और तेहरान, इन दोनों के ऊपर भयानक बमबारी, यानी कि अमेरिका और इजराइल इन दोनों की तरफ से हमले लगातार और बीती रात कहीं तेज रहे हैं। इन एन एक्सक्लूसिव इंटरव्यू विद अल जजीरा, यूनाइटेड स्टेट्स सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो विदेश मंत्री उनके हैं, मार्को रूबियो, said communication between Tehran and Washington is going on mostly through intermediaries, adding US war objectives would be achieved इन वीक्स नॉट मंथ्स। यानी कि ईरान और अमेरिका के बीच में बातचीत जो बिचौलिए हैं उनके जरिए चल रही है। बिचौलिए का मतलब पाकिस्तान। आप देखिए तो सऊदी अरब, पाकिस्तान, टर्की और इजिप्ट, इन चार देशों के विदेश मंत्रियों ने पाकिस्तान के भीतर बैठक की और अमेरिका ने अपनी 15 मांगे पाकिस्तान के जरिए ईरान तक पहुंचाई और ईरान ने यह बात मानी है कि 15 मांगे भेजी गई हैं। लेकिन उसने कहा है कि इन मांगों पर ना तो हम कल राजी थे और ना हम आज राजी हैं, हमारी कोई सहमति नहीं है, अमेरिका की कोई मांग हम मानने को तैयार नहीं हैं। अब वो कहते हैं कि यूएस वॉर ऑब्जेक्टिव्स वुड बी अचीव्ड इन वीक्स नॉट मंथ्स। अमेरिका जो चाहता है, जो हमारा मकसद है, वो हम हफ्तों के भीतर पूरा कर लेंगे, महीने लगने की बात तो छोड़िए। अब आएंगे आगे कि महीना लगेगा, हफ्ते भर में अमेरिका इस युद्ध को खत्म कर देगा। अमेरिका जो दावा करता रहा है, अमेरिका जिस तरीके से पूरी तैयारी के साथ ईरान के ऊपर जाकर के हमला बोला, इजराइल के साथ मिलकर के, उसने जो सोचा था दरअसल वो हुआ नहीं और ईरान अचानक से बहुत ताकतवर दिखने लगा। ईरान की दशकों की तैयारी नजर आने लगी और उसने अपनी ताकत से पूरे इलाके में वो तमाम अरब के देश जिन्होंने इजराइल और अमेरिका का इस युद्ध में साथ दिया है, उनके ऊपर भी वो लगातार बमबारी कर रहा है। इजराइल के भीतर भी उसने बड़ी तबाही मचाई, उस पर भी आएंगे। लेकिन अगर मैं मार्को रूबियो की बात मान लेता हूं कि हम हफ्ते भर के भीतर इस जंग को अपने मकसद के साथ ख़त्म कर देंगे, तो यह बात आगे मैं आपको बताऊंगा कि क्या होगा। Meanwhile, US President Donald Trump has threatened to destroy Iran's main oil export hub and energy infrastructure if no deal is reached soon. ये डोनाल्ड ट्रंप है। डोनाल्ड ट्रंप लगातार अपने बयानों में फेरबदल करते रहे हैं, लेकिन यह जो ताज़ा बयान है अल जजीरा के हवाले से, वो ये कह रहे हैं कि अगर हमारा मकसद पूरा नहीं हुआ, यानी कि हमारी बात, हमारी शर्तें ईरान ने नहीं मानी, तो हम ईरान को तबाह कर देंगे और उसके जो ऊर्जा के केंद्र हैं, यानी कि बिजली बनाने वाले जो सेंटर्स हैं, वो और
बाकी जो उसके शहर हैं उसको भी हम तबाह तक कर देंगे। एक्सपोर्ट हब, मेन ऑयल एक्सपोर्ट हब, यानी कि खाग जो आइलैंड है, आप देखेंगे जब हॉर्मुज के भीतर आप जाते हैं तो सबसे बड़ा द्वीप है, लगभग दिल्ली के बराबर का इलाका है, उसका 1400 स्क्वायर किलोमीटर का दायरा है, और उसमें नीचे भी ईरान ने अपनी लड़ाई का पूरा साजो सामान तैयार करके रखा हुआ है। और खाग एक ऐसा द्वीप है जिसके बारे में आप बार बार सुनते रहते होंगे, पढ़ा भी होगा आपने, कि वहां से 90% 90% अपना तेल और गैस ईरान एक्सपोर्ट करता है। ईरान के तमाम जगहों से जहां जहां से एक्सप्लोरेशन होता है, जहां से तेल निकाला जाता है, गैस निकाली जाती है, उसकी पाइप पहुंचती है खाग द्वीप, और वहां से फिर वो अलग अलग देशों को जहाज़ों के ऊपर जो कंटेनर हैं पेट्रोल और गैस भेजता है, यानी कि वहां से बेचता है। अब यह जो अमेरिका का मकसद है कि पहले खाड़ के ऊपर आप कब्जा करो और उसकी नरेटिव जो है ना पकड़ लो ईरान की, लेकिन क्या ईरान पकड़ने देगा? इतना आसान होगा अमेरिका के लिए? और इसलिए भी है, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो CNN कह रहा है, अब हम इस पर आते हैं। CNN कह रहा है कि इन द मंथ सिंस द यूएस एंड इजराइल बिगैन bombing Iran, their aerial bombing campaign of Iran, thousands of people have been killed across at least 9 countries in a rapidly escalating conflict that is costing economies a day. The world is facing global energy crisis. ये तो CNN कह रहा है, लेकिन नीचे क्या कहता है कि ईरान हैज फायर्ड salvos of drones and missiles at Saudi Arabia and as well as fellow Gulf Cooperation Council members Kuwait, Bahrain, Qatar and United Emirates. दरअसल जिस तरीके से इजराइल और अमेरिका लगातार ईरान के ऊपर बमबारी कर रहे हैं, बातचीत भी चल रही है। हमने आपको 15 शर्तें भी दे दी हैं और आपसे बातचीत इंटरमीडिएटरीज के जरिए, बिचौलियों के जरिए चल रही है। यह अमेरिका कह रहा है। ईरान कहता है कि तुम्हारी पर्ची हमको मिल गई थी, तुम्हारी बात हमको मंजूर नहीं है, अब तुमको जो करना है कर लो, हम तैयार हैं। तुमने हमारे ऊपर युद्ध थोपा है, हम नहीं तुम्हारे ऊपर हमला करने के लिए गए थे, इसलिए पैर तुमको अपने पीछे खींचने हैं, हमको कुछ नहीं करना है। लेकिन उसकी जो शर्तें हैं, आप शर्तें मैं आगे बताऊंगा ईरान की, लेकिन वो अमेरिका नहीं मान सकता। हाँ, अब क्या है कि ये जितने भी पड़ोसी देश हैं ईरान के जो इजराइल अमेरिका की मदद कर रहे हैं इस युद्ध में, कुवैत, कतर, बहरीन, सऊदी अरब, UAE, इन सभी देशों के ऊपर इसके हमले हो रहे हैं। और UAE पर तो खास करके एक आंकड़ा आप समझिए कि इजराइल के ऊपर अगर उसने 500 मिसाइलें दागी हैं या 500 हमले किए हैं तो UAE के ऊपर 2,500 चाहे ड्रोन से किया हो या फिर मिसाइल्स के जरिए किया हो, यानी कि सबसे अधिक हमला ईरान का UAE के ऊपर है और बाकी देशों के ऊपर भी वो लगातार हमला कर रहा है। तो ईरान के पास खोने को कुछ नहीं। उसको लग रहा है कि आपने मेरी लीडरशिप मार दी, आपने हमारे कमांडर्स मार दिए, नेवी एयरफोर्स को बहुत नुकसान हो गया है, हमको जितना तबाह होना था हम हो गए हैं। लेकिन अगर हमारी ज़मीन पर आप आकर के चढ़ते हैं और चाहते हैं कि हम आपके आगे घुटनों के बल बैठ जाएं तो मरते दम तक नहीं होगा। और वो जो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है, जो सबसे बड़ी फौज है, जो आयतुल्लाह को रिपोर्ट करती है वहाँ की, वो हार्डकोर वॉरियर्स हैं, वो ज़बरदस्त लड़ाके हैं और वो मरने और मारने के अलावा कुछ नहीं जानते हैं, सरेंडर तो जानते ही नहीं हैं। तो जब तक इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ईरान के भीतर है, क्योंकि कंट्रोल इस पूरे युद्ध का वही कर रहे हैं, लड़ाई सारी की सारी वही कर रहे हैं, और उनके भीतर कभी भी समझौते जैसी कोई बात आ ही नहीं सकती है। या तो आप लौट जाओ, या अगर आते हो तो वो जो लिख रहे हैं कि आपका स्वागत है, आप आइए, आपकी हम कब्रगाह यहां बनाएंगे और यहां से आप ताबूत में लौट करके जाएंगे। यह बार बार IRGC की तरफ से कहा जा रहा है। अब देखिए ब्रेकिंग न्यूज है और यह कहते हैं कि ऑयल स्पिल फियर्स आफ्टर ह्यूज टैंकर अटैक इन दुबई पोर्ट। यह कौन? कुवैत का एक जहाज तेल लेकर के जा रहा था, वो दुबई पहुंचा था, UAE दुबई पोर्ट पर लगा हुआ था और वहां आकर के ईरान की मिसाइल ने हमला किया है और उसको खत्म कर दिया है।
बड़ा टैंकर था, बहुत तेल था उसमें, और उसको कुवैत का था, ईरान ने अपने हमले से वहां तबाह कर दिया, आग लग गई। उसकी भी तस्वीरें आप बहुत जगहों पर देख रहे होंगे। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स कॉजिंग डैमेज टू द वेसल एंड फायर ऑन बोर्ड, द स्टेट न्यूज सो एंड सो। मोर ऑन the tanker attack, Kuwait Petroleum Corporation said a giant Kuwaiti crude oil tanker was directly targeted in what it described as an Iranian attack while anchored at described as an Iranian attack and anchored at Dubai port. मोटे तौर पर कुछ चीज़ें बार बार आ रही हैं तो ये दिक्कत इसमें है, लेकिन दुबई के पोर्ट पर कुवैत का एक जहाज पेट्रोल लेकर के लगा हुआ था, वो कहीं जा रहा होगा, उसके ऊपर हमला हुआ है, पूरा का पूरा जहाज और तेल साफ, और ये ईरान की करतूत है, ये कुवैत कह रहा है। अब वहां से जंग के मैदान से जो आगे खबरें हैं, मैं लगातार आपको जब भी आऊंगा इस तरीके से जो ताज़ा खबरें जंग के मैदान से आती रहेंगी, और यह युद्ध किधर जा रहा है, युद्ध कहीं समझौते की तरफ आ रहा है, रुकने के आसार बन रहे हैं, या फिर यह लगातार टकराव में और भीषण होते हुए हालात में जा रहा है, यानी कि दुनिया के ऊपर संकट गहरा रहा है। यह बात मैं लगातार आपको बताता रहूंगा। और इसी तरीके से अब आप अगली जो खबर है वो देखिए कि द 5th वीक ऑफ डोनाल्ड ट्रंप्स illegal war in Iran has confirmed the absence of any overreaching strategy, the Guardian says in an editorial। ये गार्जियन का एडिटोरियल है, और यहां वो ट्रंप को कह रहा है कि आप दरअसल विलन हैं। द यूएस कंटिन्यूज टू हिट इरानियन टारगेट्स व्हाइल बिल्डिंग अप फोर्सेस इन द रीजन। ये इंपॉर्टेंट है, हमला तो कर ही रहा है, लेकिन अमेरिका ईरान के चारों ओर अपनी फौज की तैनाती, यानी कि उसकी नेवी, उसके एयरफोर्स और उसके अपने सैनिक, लगभग 50,000 सैनिकों की तैनाती उसने आस पड़ोस के उन देशों में कर दी है जो ईरान से लगते हुए हैं, जहां उसके सैन्य ठिकाने हैं। और उसके बाद ईरान के समंदर की तरफ जो यूएसएस ट्रिपोली है, जिससे उसके नेवल कमांडोज आए हैं, लगभग 4 से 5,000 नेवल कमांडोज को उसने भेजा है, और ये एम्फीबियस कॉम्बैट में, यानी कि ज़मीन और पानी दोनों पर लड़ने में माहिर होते हैं, दुनिया में उनका लोहा माना जाता है। यानी कि समंदर के भीतर घुस करके हॉर्मुज के भीतर जो द्वीप हैं ईरान के, उन द्वीपों के ऊपर कब्जा करने और ईरान की नरेटिव को पकड़ने के लिए खाग आइलैंड पर कब्जा करने के बाद यह कोशिश अमेरिका कर रहा है। तो यह कुल मिलाकर के अब आप ईरान के चारों ओर घेराबंदी अपनी फौज की अमेरिका कर रहा है, उसके साथ साथ ईरान के ऊपर इजराइल और अमेरिका यह दोनों हमले भी कर रहे हैं, और कहने को बातचीत भी हम चला रहे हैं। आपको पता है कि 6 अप्रैल 2026 जो आने वाला है 5 दिनों के बाद, 6 अप्रैल का डेडलाइन दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने कि अगर ईरान ने हमारी बात मान ली तो ठीक है, अगर 6 अप्रैल तक बात नहीं मानी गई तो हम तबाह कर देंगे ईरान को। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है एनर्जी का और बाकी उसके इंपॉर्टेंट जो इंस्टॉलेशंस हैं उन सबों पे हम बमबारी करेंगे। उसके साथ साथ समंदर के रास्ते हॉर्मुज के भीतर जो द्वीप हैं उन पर कब्जा करने की भी तैयारी चल रही है। इसीलिए अमेरिका के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि हम हफ्तों के भीतर अपना मकसद पूरा कर लेंगे, हमको महीनों की दरकार नहीं है। अब जरा देखिए कि जंग अगर बाहर जाती है जद से, यानी कि अगर ये रुकती नहीं है और कंटिन्यू कर जाती है, तो फिर दुनिया के ऊपर संकट कैसा होगा। अब प्री वॉर और एक्सटेंडेड वॉर, इन दोनों का प्रोजेक्शन आप देख रहे हैं। युद्ध शुरू होने से पहले क्रूड ऑयल का दाम दुनिया के बाजार में 80 से 85 डॉलर पर बैरल हुआ करता था, और अब वो बढ़ते बढ़ते 110 112 चला गया है, और कहा जा रहा है कि युद्ध अगर आगे जाता रहा तो 150 डॉलर तक क्रूड ऑयल चला जाएगा, और ये लगातार बढ़ रहा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। उसके बाद आप देखिए प्री वॉर स्टेटस है, हॉर्मुज के रास्ते से जो तेल जाता रहा है, दुनिया का 20% तेल आप
लगातार सुनते रहते होंगे टीवी चैनलों पर, सोशल मीडिया पर, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर कि 20% दुनिया का तेल या तेल का कारोबार इसी रास्ते से होता है जिसको हम हॉर्मुज स्ट्रेट कहते हैं। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ सारे देश हैं, इराक भी है, कुवैत भी है, बहरीन भी है, कतर भी है, यूएई भी है। इन तमाम देशों के जहाज यहीं से निकलते हैं और यहाँ कौन बैठा हुआ है? ईरान। तो इन सब की दुकान उसने बंद कर रखी है, इन सब का तेल उसने बंद कर रखा है। और तेल जाएगा नहीं, पैसा आएगा नहीं, ऐसा पैसा नहीं आएगा तो इनके लिए मुसीबत बढ़ेगी। और तेल दुनिया में नहीं जाएगा, दुनिया के ऊपर संकट गहराएगा एनर्जी का। यहां ईरान बैठा हुआ है। तो यह अभी 21 मिलियन बैरल, 21 मिलियन यानी कि 210 लाख, 2 करोड़ 10 लाख बैरल पर डे यहां से तेल जाता था दुनिया के अलग अलग हिस्सों में। अब अगर ये युद्ध लगातार चलता है तो वो शून्य हो सकता है या मैक्सिमम वो 5 मिलियन बैरल रोज जा सकता है। और मोटे तौर पर ईरान का ही होगा। अगर खाक द्वीप के ऊपर अमेरिका कब्जा नहीं करता है तो वहां से जो जहाज निकल रहे हैं वो ईरान की मर्जी से निकल रहे हैं। ईरान जिनको पेट्रोल बेच रहा है या फिर ईरान ने जिन देशों के जहाज़ों को जाने के लिए कह रखा है। 6 देश हैं आपको पता है, तो उसमें हिंदुस्तान भी है, पाकिस्तान, मलेशिया, चाइना, इंडिया, इस तरह के देश हैं। तो उन्हीं देशों के जहाज यहां से निकल सकते हैं, इसलिए लगातार कम होता चला जाएगा और ये स्थिति यहां आ जाएगी। यानी कि बूंद बूंद के लिए दुनिया तरस जाएगी तेल के। और वही हाल गैस का भी होगा। हमारे आपके घर में एलपीजी की स्थिति वैसी हो जाएगी। अब प्री वॉर स्टेटस। अब आते हैं महंगाई पर। महंगाई कैसे बढ़ेगी? जब युद्ध शुरू हुआ तो ग्लोबल जो इन्फ्लेशन था वो 3.2% और ये आइडियल 3% के आसपास चलता है। लेकिन जैसे युद्ध आगे बढ़ता चला जाता है और रुकता नहीं है तो ये 6.5 से 8% चला जाएगा। हर चीज़ महंगी हो जाएगी। अगर पेट्रोल डीजल हमारे यहाँ कम है तो दुकानें बंद होंगी, जिन सामानों की ढुलाई होगी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे तो ढुलाई की कीमत बढ़ेगी, ढुलाई कीमत बढ़ेगी, सामानों के दाम बढ़ेंगे। सामान बाहर से कम आएगा तो उसकी कीमत बढ़ेगी, क्योंकि हमको बाजार में सामान चाहिए। 140 करोड़ का देश है, हमको सामान चाहिए लेकिन बाहर सामान आ नहीं रहा। सामान कम है, मांग ज़्यादा है तो दाम बढ़ेंगे। पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ जाएगी, ढुलाई के चलते दाम बढ़ेंगे। तो महंगाई लगातार बढ़ती चली जाएगी और त्राहिमाम दुनिया में मच सकती है अगर यही युद्ध आगे चलता रहा तो। और अगला है प्री वॉर स्टेटस। आप देखते हैं जो मैरिटाइम इंश्योरेंस होता है, यानी कि जो जहाज तेल लेकर के, गैस लेकर के जाते हैं, उनका बीमा होता है कि जहाज डूब गया तो या उसके साथ कुछ हो गया तो उस पैसे को इंश्योर करने के लिए हर कंपनी बीमा करवाती है। अब बीमा कंपनियां करें कि बेटा ऐसा है कि हम ये खतरा लेने के लिए तैयार नहीं हैं, तुम्हारा जहाज अगर हॉर्मुज से आ रहा है तो उस जहाज का इंश्योरेंस हम नहीं करेंगे, और करेंगे तो फिर बहुत अधिक हम प्रीमियम लेंगे। और प्रीमियम, स्टैंडर्ड प्रीमियम, युद्ध से पहले कोई खतरा था ही नहीं, वहाँ से जहाज आ जा रहे थे दुनिया भर में। लेकिन जैसे ही जंग शुरू हुई है वैसे ही बीमा कंपनियों ने 5 गुना ज़्यादा कर दिया है अपना इंश्योरेंस का बीमा की रकम। अब ये जब बीमा की रकम बढ़ेगी तो जाहिर है कि तेल का दाम बढ़ेगा। तेल का दाम बढ़ेगा तो तेल से सब कुछ जुड़ा हुआ है, हर चीज़ हमारे आपके यहाँ महंगी हो जाएगी और यह संकट लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अब हिंदुस्तान, यहाँ आते हैं कि हिंदुस्तान के भीतर यह खतरा कैसे मंडरा रहा है और इसके और गहराने के आसार कैसे बनते चले जा रहे हैं। अब आप देखिए 9 मिलियन इंडियंस, 90 लाख से 1 करोड़ के आसपास भारतीय गल्फ के देशों में नौकरी करते हैं, काम करते हैं। 90 लाख लोगों की जान की चिंता हिंदुस्तान की सरकार को है और सरकार इस पर काम कर रही है। अब चूंकि करेंसी लगातार महंगाई बढ़ेगी, आपका सामान दुनिया से मंगाना है, सामान का दाम बढ़ रहा है, डॉलर के मुकाबले आपका रुपया गिर रहा है, रुपया गिर रहा है तो आपको और पैसा देना पड़ रहा है। तो डिवैल्यूएशन ऑफ योर रुपी, ये लगातार, अब हमारा रुपया जो है 95 रुपया $1 पे आ गया है। आप समझिए कि वो 85-86 रुपये से बढ़ते 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 और इसी युद्ध के दौरान 95 रुपये पर आ गया है। इसके और डिवैल्यूएशन की तरफ जाने के आसार बन रहे हैं अगर युद्ध लगातार चलता जा रहा है तो। इसके बाद लॉजिस्टिक क्राइसिस, ये अलग तरह का है। 30% इंक्रीज इन फ्रेट कॉस्ट फॉर इंडियन एक्सपोर्ट्स, यानी कि आपका जो ढुलाई है या जहाज से माल भेजने या मंगाने का जो कॉस्ट है वो
30% बढ़ेगा। लाजमी है कि 30% ढुलाई का कॉस्ट बढ़ेगा तो दाम बढ़ेगा, जिसका जिक्र मैंने पीछे किया था। फूड सिक्योरिटी, इमीडिएट प्राइस सर्ज इन एसेंशियल कमोडिटीज ड्यू टू फ्यूल हाइक। जो हमारी रोज की ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो चावल, दाल, सब्जी, सब कुछ मानकर चलिए, तेल, घी, ये ढुलाई तो एक शहर से दूसरे शहर भी महंगी होगी तो लाजमी यही महंगा होगा। तो हमारी रसोई, हमारा रहन सहन, हमारे रोज रोज का जीवन, सब कुछ लगातार महंगा होता चला जाएगा। हम आज जो खर्च कर रहे हैं कल उससे ज़्यादा करना पड़ेगा, उससे ज़्यादा करना पड़ेगा। आमदनी हमारी उस रफ्तार से बढ़ेगी नहीं। एक अलग तरह का संकट दुनिया के भीतर खड़ा होगा। और हम हिंदुस्तानी, चूंकि हर छठा दुनिया का आदमी हिंदुस्तान का है, तो हमारे ऊपर संकट कहीं ज़्यादा होगा। और ये स्थिति हमारी है। अब इंडियाज़ क्रिटिकल एनर्जी इंपोर्ट रिलायंस, अब ये इंपोर्ट पर आइए। एलपीजी, जो रसोई गैस हम इस्तेमाल करते हैं, 91% एलपीजी हम इंपोर्ट करते हैं गल्फ से। यानी कि हम जो एलपीजी इंपोर्ट करते हैं उसका 91%, यह समझिए। एलपीजी हम 60% के आसपास, 60% के आसपास इंपोर्ट करते हैं। जो हम इंपोर्ट एलपीजी करते हैं 91% गल्फ से आता है। क्रूड ऑयल 85% हम इंपोर्ट करते हैं, जो कच्चा तेल है। चूंकि हमारे रिफाइनरीज बहुत हैं, तो रिफाइनरीज में कच्चा तेल आता है, वहाँ से पेट्रोल, डीजल, मोबिल वगैरह बाकी सारी चीज़ें रिफाइन होकर के बाज़ार में आती हैं। तो रिफाइनरीज के चलते हिंदुस्तान क्रूड ऑयल ज़्यादा खरीदता है और 25% हम अपनी ज़रूरत का क्रूड ऑयल खरीदते हैं। और इसमें से ज़्यादा उसी गल्फ के हिस्से से आता है। एलएनजी, जो नेचुरल गैस है, 50% जो है वो कतर से, सोर्स फ्रॉम कतर वाया गल्फ। तो हमारे एलएनजी का 50% कतर से आता है। कतर के ऊपर आप देख रहे हैं कि अल्फान के ऊपर बमबारी की ईरान ने और तबाह कर दिया। वो एक बड़ा पेट्रोलियम सेंटर था कतर का, कतर और यूएई के ऊपर। तो उसकी ऐसी मेहरबानी है कि दोनों देशों के ऊपर, यूएई पर तो बहुत ज़्यादा, जैसा मैंने कहा, तो वो लगातार बमबारी करता चला जा रहा है। तो ये स्थितियां हमारे लिए भी अच्छी नहीं हैं और दुनिया के लिए भी यह युद्ध लगातार एक अलग तरह का खतरा और संकट पैदा करता चला जा रहा है। क्योंकि दुनिया और हिंदुस्तान, ये सब एक ग्लोब है, तो एक असर दुनिया के कोने में होगा तो वो सीधे सीधे वो एक चेन है और यह चेन लगातार सबको प्रभावित करती हुई चली जाएगी। तो जो कास्केडिंग इफेक्ट होता है, वही इफेक्ट जो है वो काम करता है इसमें। अब ये आप देखिए, थोड़ा सा समझाने के लिए है। ईरान है, बहुत बड़ा देश, हिंदुस्तान का लगभग आधा एरिया में 16 लाख वर्ग किलोमीटर या 16 लाख से थोड़ा ज़्यादा वर्ग किलोमीटर है। 9 करोड़ 40 लाख के आसपास की आबादी है। और यह जिन देशों के खिलाफ लड़ रहा है, ये सब लड़ तो नहीं रहे हैं, लेकिन अमेरिका का साथ दे रहे हैं, इसलिए इन देशों के ऊपर ये हमला कर रहा है। उसमें कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान, सऊदी, इसमें जॉर्डन नहीं है चूंकि अरबियन कंट्री, लेकिन जॉर्डन यहां तक है। लेकिन जॉर्डन भी साथ देता है अमेरिका का, प्रो अमेरिका कंट्री है। और इन सभी देशों में अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं और इन देशों से लगातार ईरान के ऊपर हमला हो रहा है, इसलिए ईरान इनके ऊपर लगातार हमला करता जा रहा है। यानी कि जवाब वो भी दे रहा है। अगर आपने मेरे ऊपर, मेरी तबाही ज़्यादा है, मैं जानता हूँ, मेरा 10 नुकसान हो रहा है, लेकिन मैं आपका 2 तो कर रहा हूँ और मैं करता रहूँगा जब तक मैं खड़ा हूँ। तो ये इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स जो है वो करती है, कहती है और वैसा ही रहेगा। अब आप देखिएगा, इजराइल, ये दूर का देश है। ईरान, इराक, सीरिया और इजराइल। ईरान यहाँ से अपनी मिसाइलें दागता है, बैलिस्टिक मिसाइलें उसकी जाती हैं और इजराइल के ऊपर गिरती हैं और यहाँ वो बहुत बड़ी तबाही लेकर के आया हुआ है। तो इजराइल के जितने भी बड़े शहर हैं, तेल अवीव समेत, उन सभी शहरों का बहुत सारा हिस्सा उसने खंडहर कर दिया है। इजराइल के भीतर पहली बार यह डर पैदा हुआ है कि युद्ध में हमको भी नुकसान हो सकता है, हम भी मारे जा सकते हैं। इजराइल के भीतर बड़ी तादाद में लोग युद्ध के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए उतरे और वहाँ एक माहौल नेतन्याहू सरकार के विरुद्ध बना हुआ है, क्योंकि युद्ध में लोग मारे जा रहे हैं और ईरान यहाँ से अपनी बैलिस्टिक मिसाइलें दाग रहा है और इजराइल के ऊपर गिरा रहा है और यहीं से वो फिर कतर और यूएई और बाकी सारे देशों के ऊपर भी
कहर बरपा रहा है। तो अमेरिका के जितने भी साथी देश हैं जो ईरान के पास में हैं, उनके साथ इजराइल तक वो लगातार सामना कर रहा है, उनके खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। और अमेरिका कह रहा है कि भाई ऐसा है, तुमने 6 अप्रैल तक मेरी अगर बात नहीं मानी तो फिर हम तुमको तबाह कर देंगे। यह तबाही की शुरुआत जो होगी, यानी कि हॉर्मुज और ईरान के मेनलैंड पर भी जाना ही पड़ेगा, जो दक्षिणी हिस्सा है उसका, हॉर्मुज से लगता हुआ, क्योंकि वहाँ से फिर वो लगातार समंदर के भीतर हमले कर सकता है, उसकी क्रूज मिसाइलें जा सकती हैं, उसके रॉकेट जा सकते हैं, उसके बाकी असलहा जा सकता है। इसलिए आपको मेनलैंड पर भी चढ़ना पड़ेगा और हॉर्मुज के भीतर आपको जो उसके इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं, द्वीप हैं, उनके ऊपर कब्जा करना होगा। और ये आसान नहीं है, क्योंकि हॉर्मुज के भीतर ईरान की तैयारी, जिसका जिक्र मैंने किया, वह भी मजबूत है। इसलिए यह जंग जो है वो लंबी जा सकती है और यह और ख़तरनाक, भीषण होगी। इसमें नुकसान ज़्यादा होगा और इस नुकसान के अलावा दुनिया के ऊपर जो फंदा है मुसीबत का, परेशानी का, महंगाई का, पेट्रोल गैस का, वो और कसता हुआ चला जाएगा। तो आज इस शो में इतना ही। युद्ध के भीतर स्थितियां जैसे जैसे बनती रहेंगी, उनको मैं समझाने के लिए आपके सामने कुछ ऐसे ही आता रहूँगा। फिलहाल मुझे दीजिए विदा, लेकिन मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक किया कीजिए, और अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स में उसको दर्ज किया कीजिए। अब दीजिए विदा।